जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। इससे पहले हमने आपको वर्क के बारे में एक इंट्रोडक्शन करवाया था कि वर्क क्या होता है। उसका थोड़ा सा हमने व्यू दिया था कि वर्क जीरो कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या कर सकता है वर्क डन में, और फोर्स क्या कर सकता है। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन का जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करता है। आपको ये पढ़ाने से पहले मैं ये बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि वर्क डन के लिए हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो। ये ज़रूरी नहीं है। वर्क डन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि फोर्स आप कहीं और लगाए हों, किसी और डायरेक्शन में लगाए हों, डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में लग रहा हो। एग्जाम्पल में से मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि क्या है। ये है ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये एक टॉय कार है। अब टॉय कार में एक रस्सी बांध दिया गया, और रस्सी बांधने के बाद एक बच्चा है, और ये बच्चा इस कार को खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, इसको बांध कर खींच रहा है। अब खींच रहा है तो आप देखें, ज़रा गौर से आप इस बात को देखें तो फोर्स बच्चा इस डायरेक्शन में लगा रहा है। क्या कार जो है धीरे धीरे इसी फोर्स के डायरेक्शन में ऐसे ऐसे इसी डायरेक्शन में उसके चली जाती है हाथ के बराबर? नहीं। आप देखते हैं कि कार जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही चलती है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही चलती है। इसका ये मतलब हुआ कि जो फोर्स ये बच्चा लगा रहा है, ये फोर्स तो डायरेक्शन में इस है और कार इस डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब यही हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। डिस्प्लेसमेंट फोर्स से हटकर भी किसी और डायरेक्शन में हो सकती है। तो इसका ये जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कितने तरीके से निकाल सकते हैं? दो तरीके से निकाल सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वो क्या क्या केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो पहला केस जो पॉसिबल होगा वो क्या होगा कि बाई फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along द फोर्स। पहला कम ये है, पहली केस में हम लोग देखें तो अगर हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है और ये इंक्लाइंड सरफेस कुछ इस तरीके से है और इनके बीच का एंगल थीटा है, और यहाँ पर कोई एक बॉडी है, इस सिचुएशन में कोई एक बॉडी है, इस सिचुएशन में कोई एक बॉडी है, और इस बॉडी को खींचकर हमने यहाँ पर पहुँचा दिया, यहाँ पर पहुँचा दिया, ये यहाँ पर पहुँचा दिया, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो ऐसा डिस्टेंस ट्रैवल किया इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। और इस पर लेकिन जो फोर्स लगा उस फोर्स का कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसा है कि इस पर जो फोर्स लगा है वो ऐसे लगा हुआ है, इस पर जो फोर्स लगा हुआ है ऐसे लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा हुआ है कहने का मेरे मतलब, और इस पर जो फोर्स लगा हुआ है ये ऐसे लगा हुआ है। ये फोर्स ऐसे लगा हुआ है, ये क्या है? थीटा है। इस पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो इसको नाम दूं सी, इसको नाम दूं बी, और ये है हमारा ए पॉइंट है। तो अब आप देखें कि फोर्स हमारा ऐसे लगा हुआ है। वर्क डन का फार्मूला हम जानते हैं, फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही होता है हमारा। अब हम क्या करें? फोर्स तो होता है F, और इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो हम ए सी ले नहीं सकते हैं, ए सी तो नहीं ले सकते हैं, तो हमें क्या लेना होगा? F, और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेना है तो एफ ए भी लेना होगा। क्या लेना होगा? फोर्स के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेना होता है ना, तो फोर्स और इंटू ए भी लेना होगा। ए सी बॉडी भले ही इधर जा रही हो, लेकिन हम ए सी नहीं लेंगे क्योंकि हमारा फार्मूला तो यही कहता है,
फार्मूला तो यही कहता है। तो फिर क्या करेंगे, हमारा तो काम बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो काम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस s को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। इधर s जा रहा है, इधर s जा रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट ये होगा जो होगा s cos थीटा होगा, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो। और एक कंपोनेंट ये होगा ऊपर परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट ये होगा, वो कंपोनेंट क्या होगा s sin थीटा। जैसे ये है s, तो एक कंपोनेंट ये हुआ s cos थीटा और एक कंपोनेंट ये हुआ s sin थीटा, s sin थीटा। अब आपका काम कुछ बन गया, हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, s को क्या किया, रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। और इन दोनों कंपोनेंट से हमारा एक कंपोनेंट यूज कर लेंगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि s cos थीटा ही एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट है जो डिस्प्लेसमेंट हमारे फोर्स के डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में है। इसी से काम बनेगा, हॉरिजॉन्टल से काम बनेगा। यानी कि इस वाले केस में F और इनटू हम ऐसा कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इस केस में। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अब आप लिखेंगे तो फोर्स हो गया, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, s cos थीटा हो गया। आपका फार्मूला या आपका जो एक्सप्रेशन है वो मिल गया कि नहीं मिल गया, देखो एक्सप्रेशन मिल गया कि नहीं मिल गया, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन मिल गया आपको, f इंटू s cos थीटा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, डिस्प्लेसमेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ले लिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। तो हमने आपको अभी बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा फोर्स के ही डायरेक्शन में हो। डिस्प्लेसमेंट जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो किसी और भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन हमको अपना काम कैसे बनाना है वो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट लेना है और किस तरीके से लेना है। ये हमने पहला आइडिया आपको बताया। सेकेंड आइडिया आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हैं ये सॉल्व। देखो सेकेंड आइडिया में दूसरा आइडिया क्या है, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स along द डिस्प्लेसमेंट ये होगा। अब इस केस के लिए क्या करना होगा आपको, फिर से मैं एक इंक्लाइंड प्लेन ही लेता हूँ, और ये इंक्लाइंड प्लेन कुछ इस तरीके से है और ये इस तरीके से है, और इसका नाम रख देते हैं C है, ये B है और ये A है, और इस पर एक बॉडी है और ये बॉडी ऐसे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये बॉडी रखा हुआ है। और इस पर जो फोर्स लग रहा है, अभी भी मैं इस पर फोर्स वही डायरेक्शन लेता हूँ कि फोर्स का डायरेक्शन ये है, और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैं आपको बता दूं। डिस्प्लेसमेंट s होगा और बॉडी यहाँ आ जाएगी, इस कंडीशन C वाली सिचुएशन पर हो जाएगी। और फोर्स लगेगा कितना, फोर्स अभी भी उतना ही इस पर लग रहा है F, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। जरूरी नहीं है कि फोर्स की ही डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो, तो यहाँ पर हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। हमारा फार्मूला क्या होता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये होता है।
अब हम डिस्प्ले फोर्स तो हमारा एफ है और डिस्प्लेसमेंट की फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमारा कुछ मतलब है ही नहीं। तो हमने इससे पहले एक केस कर लिया था, हमने डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व कर लिया था और फोर्स की डायरेक्शन में पता कर लिया था क्या होता है। लेकिन हमारा यहाँ पर सिनेरियो अब की बार दूसरा हो गया। हमें अब की बार फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं लाना है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लाना है। तो ये क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करो कि ये एफ है तो ये क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये एफ कॉस थीटा हुआ तो इसके परपेंडिकुलर, इस वाले सिनेरियो के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। अब आप देखें कि एफ कॉस थीटा कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, तो एफ कॉस थीटा हमारा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा है। अब हमारा जो वर्क डन का फार्मूला है W इज इक्वल टू, वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाला हम लेंगे तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में क्या है, ऐसा है, क्या है, देखो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऐसा है और एस की डायरेक्शन में फोर्स कौन लग रहा है, वो एफ कॉस थीटा लग रहा है। तो हमारा वर्क डन का फार्मूला ये भी हो सकता है। या आप ऐसे करें कि W इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कौन सा लेंगे, हम फोर्स लेंगे ए सी और डिस्प्लेसमेंट ऐसे लेंगे और ए सी के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो एफ कॉस थीटा लग रहा है, एफ कॉस थीटा इंटू एस लग रहा है। आपने दोनों सिनेरियो को देखा, फार्मूला आपको एफ एस कॉस थीटा ही मिला, आपको एफ एस कॉस थीटा ही मिला। तो दिस इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ वर्क डन। ठीक है, जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन है वर्क डन का, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब आप यहाँ पर एक कंक्लूजन भी लिख सकते हैं वर्क डन का। तो वर्क डन का कंक्लूजन क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement और into displacement। ये दूसरे सिनेरियो के लिए हमने लिख दिया। पहले वाले सिनेरियो के लिए यही क्या लिखेंगे, तो पहले वाले सिनेरियो के लिए क्या लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाले सिनेरियो के लिए लिखेंगे आप वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स into component of displacement in the direction of force, यही आप लिखेंगे। यहाँ पर देखो कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये मैंने लिखा है, ये और इस वाले केस में देखें तो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैंने ये लिखा है, ये। तो यहाँ से आपको कुछ पता चल पा रहा है। और यहाँ से एक चीज़ और आपको पता चल पा रहा है कि वर्क डन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वर्क डन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर डिपेंड करता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। और तीसरा मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिपेंड करता है और कोसाइन का एंगल होता है, ये भी याद रखना, कोई जनरल एंगल नहीं, कोसाइन का एंगल होता है। तो यहाँ से ये पता चल गया। और आगे क्या पढ़ेंगे फोर्स का फार्मूला, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप आगे 11th-12th में आप क्या पढ़ेंगे कि वर्क डन का फार्मूला F इंटू या F डॉट डी होता है या W इज इक्वल टू F डॉट S होता है। D मतलब डिस्प्लेसमेंट को ही हम D से भी लिखते हैं, S से भी लिखते हैं, इसलिए हमने ऐसा बताया। ये इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं आप इसको। और डॉट प्रोडक्ट जब ओपन करते हैं तो F D और कॉस थीटा, या मैं बार बार D लिख देता हूँ, आप उसको समझ जाइएगा कि ऐसे ही है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यही फार्मूला होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इस बात को। अब कई सारे केसेस हैं वर्क डन के लिए, जैसे हम
वो केस की कुछ केस की चर्चा कर लेते हैं। केस नंबर 1 की बात करें, केस नंबर 1 की बात करें कि डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट और यही है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ऐसा है तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई, और थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो एफ इंटू डी और कॉस 0 और डब्ल्यू इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एफ डी और कॉस 0 की वैल्यू 1, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। और अगर डब्ल्यू इक्वल टू 1 मिला ना तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कैसा वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क डन है। क्या है, पॉजिटिव वर्क डन है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, एग्जाम्पल इसको इस पर एग्जाम्पल भी सेट कर लें हम। एग्जाम्पल इसका होगा फ्री फॉल बॉडी। एक बॉडी है और अगर ये फ्री फॉल हो रहा है, ये फ्री फॉल हो रहा है तो तुरंत दिमाग में चलना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी और ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और इससे एसोसिएटेड जो वेट ऑफ द बॉडी होगा mg, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी। और अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी ही डायरेक्शन में काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। किधर काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। और अगर ये बॉडी ऐसे ही गिर रही है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी ही डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी ही डायरेक्शन में होगा। तो अब आप वर्क डन कैलकुलेट करें, अब आप वर्क डन कैलकुलेट करें कि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, और थीटा की वैल्यू दोनों 0 आ गई तो एफ इंटू डी और कॉस 0 और डब्ल्यू की वैल्यू एफ डी आ गई। वही मिला हमको पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। यानी कि फ्री फॉल कैसा वर्क डन देता है, पॉजिटिव वर्क डन देता है। और अगर मैं यहीं पर एफ की वैल्यू रख दूं, क्योंकि कोई भी बॉडी पर अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है वो ठीक उसके वेट के बराबर लगाता है, और वेट mg होता है। वेट कितना होता है, mg होता है। तो ये फार्मूला mg और इंटू डी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ना लेकर हम d को h के बराबर लेंगे, क्योंकि h क्या है, हाइट है यहाँ पर, तो हाइट ले लेते हैं तो mgh ये फार्मूला आ जाएगा, w इक्वल टू mgh, यही फार्मूला आ जाएगा। ठीक है बेटा, दूसरा एग्जाम्पल इस पर सेट करते हैं हम। A coolie does work on the load when the rises it up against the force ऑफ ग्रेविटी। एक कुली है और वो स्टेयर को चढ़ रहा है और हमें उसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्या वर्क डन कैलकुलेट करना है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। चाहे इस स्टेयर पर होगा तो भी mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, चाहे जिस स्टेयर पर हो, स्टेयर के चाहे जिस स्टेप पर होगा, हमेशा जो उसका वेट होगा mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अब अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट या जो कुछ भी आप अगर आप देखना चाहें तो आप क्या देखेंगे कि बोथ एग्जर्टेड द कूली, चाहे कहीं बोथ द फोर्स एग्जर्टेड बाय द कूली का चाहे वो वेट हो mg एंड द डिस्प्लेसमेंट चाहे वो हो h, और देखो अपवर्ड डायरेक्शन। याद रखना यहाँ पर केस जो है ना वो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है, मैं दिखा दूँ आपको बना। देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये डायग्राम में ही गड़बड़ हुआ। एक मिनट रुको, एक मिनट। केस थोड़ा सा इस तरीके से है कि एक कूली है और वो कूली इस वर्क को उठा रहा है फोर्स लगाकर ऊपर की ओर। तो ये अगर वर्क लगाकर उठा रहा है, केस ये है कुछ, कूली डज वर्क ऑन द लोड के ऊपर वर्क कर रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी समझने में। तो कूली किसी लोड पर वर्क कर रहा है और इसे राइज अप कर रहा है, उठा रहा है, इस सिचुएशन से ऊपर की ओर उठा रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन यही हो जाएगा, और फोर्स के डायरेक्शन के साथ साथ आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट किधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन हम देख रहे हैं ऊपर की ओर ही हो रहा है, तो थीटा विल बिकम्स 0। किसी बोझा को
किसी वेट को आप ऊपर की ओर उठाते हैं तो फोर्स आप इधर ही तो लगाते हैं, और यहाँ इस सिचुएशन से आप उठा रहे हैं इस सिचुएशन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो ऊपर ही तो करवा रहे हैं आप। तो एफ और डी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो थीटा वैल्यू कम्स 0, और उस कंडीशन में एफ इंटू डी और कॉस 0 और डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी, डब्ल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन। यहाँ भी हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है यहाँ पर। ये केस थोड़ा सा समझने में गड़बड़ी हो गई थी, अब क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट की क्या हमें समझा रहे हैं आपको। किसी बोझे को उठाना है, किसी सामान को, आप मान लो कि ऐसे से कुछ रखा हुआ है, बुक रखा हुआ है फर्श पर, और आप झुक कर इसको ऐसे उठा रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि फोर्स आप ऊपर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही लगा रहे हैं, और उस केस में वर्क डन पॉजिटिव होता है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो वी हैव द पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, अब हम इसी पर कुछ और एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल जो है वो जीरो वर्क डन का है। ये एग्जाम्पल किसका है? जीरो वर्क डन का है, वर्क डन का है। तो सपोज कर लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल है और जो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। कोई एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी v है और सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। इसका सेंटर O है, इसकी रेडियस r है, और इसके सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स होगा F, और इस फोर्स का एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन अंदर की ओर है। अगर हम कहें कि ये पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कल यहाँ से चलकर और यहाँ फिर आ गया, यहाँ फिर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट विल बिकम्स 0। क्या फोर्स 0 हुआ? फोर्स 0 नहीं हुआ। अब वर्क डन बताओ कितना होगा? तो एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, और एफ की वैल्यू 0 नहीं है, डी की वैल्यू 0 है, कॉस थीटा की वैल्यू थीटा है, कुछ भी हो, डब्ल्यू इज इक्वल टू अब क्या हो गया? 0 हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 0 नहीं है, थीटा 0 नहीं है, लेकिन कुछ भी देखो आप वर्क डन के सेंस में इस केस में, तो डब्ल्यू यानी कि वर्क डन 0 हो गया है। तो ऐसे वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? जीरो वर्क डन। क्या बोलते हैं इसको? जीरो वर्क डन बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा वर्क से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं।